गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो है वीडियो में अपन ने जनन की परिभाषा, आवश्यकता और पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ा था। अब इस टॉपिक में अपन या इस वीडियो में अपन जो है जनन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था, जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन जिसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दो प्रकार का जनन हो गया, अलैंगिक या एसेक्सुअल और लैंगिक यानी कि सेक्सुअल टाइप। अब सबसे पहले अपन इन दोनों को डिटेल में पढ़ने से पहले, विस्तार से पढ़ने से पहले इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि क्या क्या विभेदन, क्या क्या अंतर पाया जाता है इन दोनों प्रकार के जनन में। सबसे पहले देखिए, ये अलैंगिक जनन, ये एकल पैतृक होता है। एकल पैतृक का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते, केवल एक ही जीव होता है और ये जीव जो है विभाजन करके नए संतान का या नए जीव का निर्माण करता है, इसीलिए इसको एकल पैतृक कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये द्विपैतृक होता है। द्विपैतृक का मतलब होता है लैंगिक जनन जिन जीवों में पाया जाता है उसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, एक मदर और एक फादर, यानी कि एक मेल और एक फीमेल होती है। जबकि यहाँ पर केवल और केवल एक ही जीव विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। दूसरा, इनमें जननांग अनुपस्थित होते हैं। जब इस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है तो जीवों में किसी भी प्रकार के जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है तो उन जीवों में जननांग या जिसको अपन जनक कहते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे नर है तो उसमें वर्षण उपस्थित होंगे और मादा है तो उसके अंदर अंडाशय उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से इनमें जो है जननांग या जनक पाए जाते हैं जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, जबकि इनमें जननांग अनुपस्थित होते हैं। फिर देखते हैं अगला विभेदन, जब इनमें जननांग नहीं पाए जाते तो इसका मतलब इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा, यानी कि इनमें युग्मक जनन अनुपस्थित होता है। और इधर जब जननांग पाए जाते हैं तो इसका मतलब इनमें युग्मक जनन उपस्थित होगा। और जब युग्मक जनन होता है तो दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। एक बनता है नर युग्मक जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु, और एक बनता है मादा युग्मक जिसे अपन कहते हैं अंडाणु। तो इस प्रकार से इनमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, इनमें इन प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अगला, ठीक है ना, इनके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर जो है निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है। तो युग्मक संलयन या निषेचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? युग्मक ही नहीं बनते। जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन कैसे होगा? इस प्रकार के जनन में जिसको अपन लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं और बनते हैं तो इसका मतलब इनमें निषेचन होता है। तो निषेचन होता है। फिर अगला देखते हैं निषेचन। अगर जीवों के युग्मकों में निषेचन होता है तो निषेचन के दौरान जो है, ठीक है ना, सर्वप्रथम एक कोशी की अवस्था बनती है या संरचना बनती है जिसे हम जो है युग्मनज के नाम से जानते हैं। अब ऐसा जनन जिसमें न तो युग्मक बने न निषेचन हुआ तो इसका मतलब इनमें युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता। तो इनमें युग्मनज नहीं बनता है। जबकि इस प्रकार के जनन में युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण भी होता है, जायगोट बनता है, ठीक है ना। ये एक और अंतर है। फिर अगला देखते हैं, जब अलैंगिक जनन होता है तो इस प्रकार के जनन में, ठीक है ना, कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन क्या है? ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो यहाँ पर हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। जब भी अलैंगिक जनन होगा उस समय जो है जीव में हमेशा समसूत्री विभाजन ही होगा। और इधर इनमें जब युग्मक बनते हैं, जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का जब निर्माण होता है तो इस दौरान जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। और जब आधे आधे दो गुणसूत्रों वाले युग्मक आपस में मिलेंगे तब गुणसूत्रों की संख्या वापस जितनी पहले थी उतनी ही हो जाएगी।
तो इनमें समसूत्र विभाजन होता है अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में अर्धसूत्र विभाजन होता है। फिर इसके बाद में अगला आंसर देखते हैं, ठीक है ना। जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज में विदलन या कोशिका विभाजन की घटना होती है, और विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है ना। तो भ्रूणीय परिवर्तन यहाँ पर अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो युग्मनज बना, तो युग्मनज नहीं बना, तो इसी वजह से भ्रूणीय परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्तन उपस्थित होता है, यानी कि भ्रूण बनता है इस युग्मनज में परिवर्तन या डेवलपमेंट होने से। अगला आंसर देखते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात भ्रूणीय परिवर्तन के बाद में अगर अपन बात करें तो इस प्रकार के विभाजन में से उत्पन्न संतति जो है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो है वो क्लोन कहलाती है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट शब्द है क्लोन कहलाती है। अब ये क्लोन क्या होता है या नहीं होता। क्लोन आनुवंशिक और आकारिकी व आनुवंशिक रूप से जनक के समान संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। तो ऐसी संतति जो आकारिक रूप से बाहर से देखने पर और आनुवंशिक, जिसमें गुणसूत्र और जीनों की संख्या किसके समान होती है, अपने पैतृक के समान, अपने जनक के ही समान होती है, तो उसे अपन क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति है उसे अपन क्लोन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति का कोई विशेष नाम नहीं होता है। तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है किसका, जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां हैं। इसके बाद अगला अंतर अपन देखते हैं, क्या ना, यहाँ पर जब अलैंगिक जनन होता है तो अलैंगिक जनन की वजह से कोई नए लक्षण नहीं आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो है दो पैतृक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दो जनक भाग नहीं ले रहे हैं, केवल एक ही जीव भाग ले रहा है जनन में, इसी वजह से कोई नए लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। इसका मतलब विभिन्नताएं नहीं आती है। लेकिन जब भी लैंगिक जनन होगा विभिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उसका सीधा सा दो कारण है। पहला, जब भी लैंगिक जनन होगा उस समय, क्या ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक निर्माण के दौरान, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो है जीन विनिमय की घटना होती है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और दूसरा, जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के लक्षण संतान में आएंगे, इसी वजह से विभिन्नताएं होती है। इसके अलावा और क्या है, जब अलैंगिक जनन होता है तो जब विभिन्नताएं नहीं आती है तो इस वजह से, ठीक है ना, ये जैव विकास में सहायक नहीं है, जैव विकास में सहायक नहीं होता है। जबकि अपन इधर बात करते हैं, जब विभिन्नताएं आती है तो नए लक्षणों का विकास होगा, और जब नए लक्षणों का विकास होगा तो इससे नई नई जातियों के निर्माण की प्रक्रिया होगी, और इसी को अपन जैव विकास कहते हैं। तो ये जैव विकास में सहायक है, जैव विकास में सहायक है। और एक अंतर और देख लेते हैं, अलैंगिक जो जनन है ये जनन की सबसे सरल व तीव्र विधि है, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी अलैंगिक जनन हो जाता है, क्योंकि ये उपरोक्त घटनाएं इसमें नहीं होती है, तो बहुत ही सरल और तीव्र विधि है। जबकि लैंगिक जनन जो है वो जनन की जटिल व धीमी विधि है, इसमें समय लगता है, इसमें कोई समय नहीं लगता, ये सिंपल है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। और लास्ट में अपन उदाहरण देखते हैं। अलैंगिक जनन जो है ये सामान्यतः निम्न वर्ग के जंतुओं में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, कवक और सभी पादपों में पाया जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाता है निम्न वर्ग के जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, और भी जो इसके दूसरे जो लोअर एनिमल्स के संग है उनके अंदर, कवक के अंदर भी ये पाया जाता है, और सभी पादपों में भी ये उपस्थित होता है। और लैंगिक जनन के उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण इसके आ जाते हैं सभी उच्च पादप व जंतु। तो सभी उच्च वर्ग के पादपों और जंतुओं में जो है वो लैंगिक जनन पाया जाता है।
तो इस प्रकार से आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर समझ आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।